जय हिंद। हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो के पार्ट 1 में मिट्टी किसे कहते हैं तथा मिट्टी में उपस्थित अलग अलग परतों के बारे में चर्चा कर ली थी। तो इस वीडियो में जो मुख्यतः हम लोग बात करेंगे वो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने मिट्टियों का अध्ययन करने के लिहाज से मिट्टियों को दो भाग में बांटा है। पहला उसके साइज के आधार पर, दूसरा उसकी उत्पत्ति, रंग, रचना तथा जगह के आधार पर भी क्या किया, मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि साइज के आधार पर हम लोगों की मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो साइज के आधार पर मुख्यतः जो है वो होती हैं वो 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पहले को हम लोग सैंडी सॉइल या बलुआही मिट्टी या इसे ही रेत भरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो हमारी मिट्टी है वो है क्ले सॉइल, इसे चिकनी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और लास्ट जो है वो हमारी लोमी सॉइल या इसे डोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इन 3 मिट्टियों के अलावा एक मिट्टी और होती है जिसे हम लोग सिल्ट सॉइल या गाद मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो अब इन सब के बारे में एक एक करके इनकी विशेषताओं को समझते हैं। पहला जो हमारा सॉइल है वो है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े होने के कारण ये जो पार्टिकल्स के जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, जिसके कारण इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप रह जाता है और इन्हीं गैप्स में आसानी से जो होता है वो हवाएं भर जाती है, जिसके कारण इस मिट्टी में हवा की मात्रा ज़्यादा होती है। और हवा जिस भी चीज़ में ज़्यादा होगी वो वजन में कैसे होगी, हल्की होगी। लेकिन इन्हीं पार्टिकल्स के दूर दूर होने की वजह से ये पानी को अपने पास सोख कर रख नहीं पाती और आसानी से इनके बीचों बीच से क्या होता है, पानी जो होता है वो रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है और इन मिट्टियों में पानी की कमी हो जाती है। पानी के साथ साथ इस मिट्टी में जो होता है वो ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कम पानी में भी जी लेते हैं, जैसे हमारा कैक्टस का पेड़ हो गया, बबूल का पेड़ हो गया, खजूर का पेड़ हो गया। तो ये सारे पेड़ पौधे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो सैंडी सॉइल्स में देखने को मिलेंगे। सैंडी सॉइल का जो मुख्यतः हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग घर बनाने में, अलग अलग कंस्ट्रक्शंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सॉइल है वो है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सैंडी सॉइल से छोटे होते हैं और लोमी सॉइल से बड़े होते हैं। इनके कणों के बीच में जो दूरी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, जिसके कारण इस मिट्टी में जो होता है वो हवा की मात्रा कम पाई जाती है। लेकिन ये जो मिट्टी होती है वो आसानी से पानी को अपने पास रोक कर रख सकती है, इसलिए क्ले सॉइल में जो होता है वो पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और वहीं हवा की मात्रा कम पाई जाती है। जहाँ सैंडी सॉइल में जो था वहाँ ह्यूमस की कमी थी, वहीं क्ले सॉइल में हमें ह्यूमस की मात्रा देखने को मिलती है, इसलिए इस मिट्टी में पेड़ पौधे क्या होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पाए जाते हैं। क्ले सॉइल जो होता है इसका मुख्यतः जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग मिट्टी के बर्तनों या चाहे खिलौने बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो चुक्का चुक्की बनाते हैं, दिया बनाते हैं, इन सारे बर्तनों का बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, क्ले सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सॉइल है वो है लोमी सॉइल। इन सब में अगर सबसे छोटा पार्टिकल्स देखा जाए तो वो होता है हमारे लोमी सॉइल्स के। लोमी सॉइल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने परफेक्ट होते हैं कि जिसमें आसानी से हवा और पानी दोनों की मात्रा जो होती है वो बराबर होती है, जिसके कारण ये जो मिट्टी होती है ये सबसे अच्छे होते हैं पेड़ पौधे के उगने के लिए। और इनमें ह्यूमस की भी मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जो किसी भी पेड़ पौधे के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक मिट्टी और होती है जिसे हम लोग सिल्ट मिट्टी या गाद मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो सिल्ट मिट्टी जो होती है उसके जो साइज होते हैं वो सैंडी सॉइल से छोटे होते हैं और क्ले सॉइल से बड़े होते हैं। तो उसी फेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्ट सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये हो गए हमारे पार्टिकल्स के साइज के आधार पर मिट्टी के प्रकार। नेक्स्ट जो हमारे प्रकार है वो हमारी उत्पत्ति, रंग, रचना तथा जगह के आधार पर मिट्टी के प्रकार। तो हमारे भारत में एक संस्था है जिसका नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आती है। इस संस्था ने क्या किया, पूरे भारत में घूम घूम कर सर्वे किया और पाया कि हमारे भारत में उत्पत्ति, रंग, रचना तथा जगह के आधार पर हमारे भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिसके नाम कुछ इस प्रकार से है। पहली मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी, दूसरी मिट्टी को लाल मिट्टी, तीसरी मिट्टी को काली मिट्टी, चौथी मिट्टी को लेटराइल मिट्टी, पांचवी मिट्टी पर्वतीय मिट्टी, छठी मिट्टी हो जाती है हमारी दलदलीय मिट्टी, वहीं सातवीं मिट्टी हो जाती है मरुस्थलीय मिट्टी और 8वीं मिट्टी हो जाती है हमारी लवणीय मिट्टी। तो ये कुछ 8 प्रकार की मिट्टियाँ जो है वो हमारे भारत में पाई जाती है। किसके हिसाब से, ICAR के हिसाब से। लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हमारे भारत में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, उसके बढ़ते से घटते क्रम में इनको सजाकर बताइए। तो उसका एक छोटा सा ट्रिक है जिसका ट्रिक है जलाकर लौट। जा से हो जाएगा हमारा जलोढ़ मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, का से काली मिट्टी, रा से होता है रेगुर। देखिए काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग पूरी काली मिट्टी को पढ़ेंगे। तो काली मिट्टी को ही क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ला से हो जाएगा हमारा लेटराइट मिट्टी, इटा से कोई हमारी मिट्टी होती नहीं है। तो एक छोटा सा ट्रिक हो जाएगा क्या, जलाकर लौट। बढ़ते से घटते क्रम के हिसाब से क्या कर पाएंगे, हम सजा पाएंगे। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है तो हो जाएगी हमारी कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अब एक एक करके हम इन सारी मिट्टियों को समझते हैं। तो पहली जो हमारी मिट्टी है वो है एल्यूवियल सॉइल या जिसे हम लोग जलोढ़
मिट्टी के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी के कुछ और नाम भी है, जैसे इसे कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी या कांप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन ट्रिकी करना होगा तो वो इन्हीं सारे नामों का प्रयोग करेगा, इसलिए ये नाम आपको याद रखने ज़रूरी है। अगर बात करें कि इन मिट्टियों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इन मिट्टियों की जो मुख्यतः उत्पत्ति होती है वो नदियों के द्वारा होती है। नदियाँ अपने उद्गम स्थल, मतलब जहाँ से नदियाँ निकलती है वहाँ से बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर लाती हैं और रास्ते भर वो बिछाते चली जाती हैं, और समय के साथ वो बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं वो छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, जिससे मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और वो मिट्टी क्या कहलाती है, तो जलोढ़ मिट्टी के नाम से कहलाती है। जल के द्वारा निर्माण की गई मिट्टी कौन सी कहलाएगी, जलोढ़ मिट्टी के नाम से कहलाएगी। अगर बात करें कि भारत में मुख्यतः ऐसी कौन सी नदियां हैं जिस नदियों ने इस मिट्टी का निर्माण में सहायक हुई है, तो वो मुख्यतः 3 नदियां हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा हमारे साउथ की भी कुछ नदियां हैं जो इस नदियों को निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इनके रंग जो होते हैं वो लाइट ग्रे से लेकर ऐश ग्रे तक पाए जाते हैं। अगर क्षेत्र देखा जाए तो ये हमारे भारत के लगभग 40% क्षेत्र पे पाए जाते हैं। रीजन्स पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा नॉर्दर्न प्लेन से लेकर ईस्ट कोस्टल प्लेन। ये ऊपर का एरिया क्या कहलाता है, नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है, और ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इन सारे एरियाज में पाए जाते हैं। ये जो रेड कलर से लाइन क्या हुआ, यही एरियाज है। अगर पूछ लिया जाए कि स्टेट्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, और एक छोटे से गलियारे के द्वारा ये राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो डेल्टाज है, मतलब जो नदियों के मुहाने हैं, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। ये जो मुहाने हैं वो मुख्यतः 3 नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा किया गया है। इनकी रचना जो होती है, मतलब इनका कंपोजिशन, मतलब किस चीज़ से मिलकर बने हैं, तो लगभग इनमें 40% जो है वो सिल्ट की मात्रा है, वहीं 20% इनमें क्ले की मात्रा और 40% जो है वो बालू की मात्रा होती है। जैसे जैसे हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे वैसे वैसे इनमें बालू की मात्रा क्या हो जाती है, कम होते चली जाती है। इन मिट्टियों में जो होता है वो मूलनी चूना पत्थर और पोटास की मात्रा जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, वहीं इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी हो जाती है। अगर बात करें कि भारत में जितनी भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उन सब में फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस पाए की कमी होती है। तो अगर एग्जाम से सीधा पूछ लिया जाए कि भारत में किस मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, तो सबका आंसर लगभग सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये जो मुख्यतः जो मिट्टी होती है वो खेती के लिहाज से सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, उपजाऊ की मात्रा होती है, जिस कारण इस मिट्टी में जो होता है वो अलग अलग फसलों को उगाया जाता है, जैसे मुख्यतः गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना, जूट, आलू, इसके अलावा दलहन, इन सब की भी खेती क्या की जाती है। अब इस मिट्टी को हम लोगों ने उम्र तथा कंकड़ की मात्रा के हिसाब से इस मिट्टी को हम लोगों ने मुख्यतः 2 भाग में बांटा है। पहले को हम लोग खादर और दूसरे को बांगर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब ये नदियों के उद्गम स्थल से निकलती हैं तो इनमें कंकड़ की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जिस मिट्टी में कंकड़ बहुत ज़्यादा होगा वो मिट्टी कैसे हो जाएगी, कम उपजाऊ हो जाएगी, और जिसमें कंकड़ कम वो मिट्टी कैसे हो जाएगी, ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी। तो खादर में क्या होता है कि कंकड़ की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए ये मिट्टी कैसी हो जाती है, ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, और इसे ही हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी जो है वो मुख्यतः वहाँ पाई जाएगी जहाँ क्या आता है, हर साल बाढ़ आता है। अगर आपके गांव, अगर आपके कस्बे के बगल से भी अगर कोई नदी गुजरती होगी तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी खादर मिट्टी के नाम से जानी जाएगी। और उस मिट्टी में क्या होता है, कीचड़ की मात्रा ज़्यादा होती है। देखिए, जब बरसात का दिन आता है तो नदियाँ क्या होती है, अपने उफान पर होती है, और वो आसपास के एरिया में भी क्या करती है, पूरा पानी को छितार देती है, मतलब पूरा पानी क्या फंस जाता है, जिसके कारण वो पुरानी मिट्टी को अपने साथ उठा के ले जाती है और नई मिट्टी को बिछा देती है, और नई मिट्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, और क्या होगा, उसमें कीचड़ की मात्रा भी ज़्यादा होगी। वहीं दूसरी जो मिट्टी है वो है हमारी बांगर। इस मिट्टी में जो होता है वो कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है और ये कम उपजाऊ होती है, और इस मिट्टी को हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और इसमें कीचड़ जो होता है वो कम होता है। तो ये हमारे हो गए क्या, अलुवियल सॉइल के प्रकार। नेक्स्ट जो हमारी मिट्टी है वो है काली मिट्टी है, जिसे ब्लैक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी के भी कुछ अलग नाम है, जैसे इसे रेगुन मिट्टी, लावा मिट्टी तथा कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का जो उत्पत्ति होती है वो मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होती है। बेसाल्ट चट्टान क्या होती है, तो बेसाल्ट चट्टान जो है वो एग्जाम्पल है, उदाहरण है इग्नियस रॉक का, ये जिसे हम लोग आग्नेय चट्टान के भी नाम से जानते हैं। तो आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है वो मुख्यतः लावा के ठंडा हो जाने से कारण होता है, इसीलिए हम लोग इस मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं, लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगर देखा जाए कि इस मिट्टी का रंग कैसा है, तो इस मिट्टी का जो रंग है वो काले रंग का है, लेकिन कहीं कहीं इसका रंग जो होता है वो काले से लेकर ग्रे तक वैरी करता है। कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछ दिया जाता है कि इस काले मिट्टी का जो रंग है वो किस केमिकल के
कारण है। तो इस केमिकल का नाम क्या है? टिटनीफेरस मैग्नेटाइट। इसी केमिकल के कारण इसकी रंग कैसा है? काला रंग है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत में लगभग 13% क्षेत्र पर है ये मिट्टी पाई जाती है। वहीं इस मिट्टी में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, लोहा, पोटास, इसके अलावा लाइंस की भी प्रचुरता पाई जाती है। वहीं अगर इसमें कमी क्या हो जाएगा तो वही हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इस मिट्टी में क्या होगी? कमी पाई जाएगी। खेती के लिहाज से ये मिट्टी जो होती है वो कॉटन या कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी में हम लोग गन्ना, धान, सूर्यमुखी, इन सारी चीज़ों की क्या करते हैं? खेती करते हैं। अगर इस मिट्टी की विशेषता के बारे में समझा जाए तो ये मिट्टी की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये धीरे धीरे करके पानी को सोखती है और धीरे धीरे करके ही क्या करती है? वाष्पीकरण करती है, जिसके कारण इस मिट्टी में वैसे पेड़ पौधे आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं जो कम पानी में भी जी सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक और खासियत ये भी है कि ये जब गीली होती है तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। इस मिट्टी की एक खासियत ये भी है कि ये मिट्टी में जब पानी की कमी हो जाती है तो इसमें अपने आप जो है वो एक दरार का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण आसानी से अपने आप ही उसमें क्या हो जाता है? हवाएं भर जाती है। इसीलिए इसे जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। अगर स्टेट्स की बात किया जाए तो हमारे भारत में किस किस स्टेट में ये मिट्टी पाई जाती है? तो ये हमारा महाराष्ट्र का इलाका, ऊपर हो गया मध्य प्रदेश का इलाका, कुछ थोड़े से छत्तीसगढ़ के इलाके, इसके अलावा कुछ आंध्र प्रदेश के इलाके और कुछ तमिलनाडु के भी इलाके यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है जिसमें बब्बर शेर पाए जाते हैं, उन फॉरेस्ट में भी क्या होता है? इन मिट्टियाँ पाई जाती थी। तो ये था हमारा ब्लैक सॉइल। अगली जो हमारी मिट्टी है वो है लाल और पीली मिट्टी। तो लाल मिट्टी जो होती है वो मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा कम होता है। इस मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है। लाल मिट्टी जो होता है उसमें फेरस ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। हम लोग के ब्लड में भी क्या होता है? होमोग्लोबिन होता है। और होमोग्लोबिन किस चीज़ से बना होता है? तो आयरन से बना होता है। तो जिस भी चीज़ में आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी उसका कलर कैसा हो जाएगा? तो लाल रंग का वो दिखाई देगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो 18% क्षेत्र पर ये मिट्टी पाई जाती है। राज्य अगर पूछा जाए तो इस राज्य में कहाँ कहाँ जाएंगे? तो ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, थोड़ा सा हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी जो पश्चिमी साइड होते हैं उस क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। वहीं अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो ये हमारा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सारे क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में जो होता है वो लोहा तथा सिलिका की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। और उसमें मिट्टी में कमी किस चीज़ की है? तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। लेकिन जब इस मिट्टी, लाल मिट्टी में जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो यही मिट्टी जो होती है वह पीली रंग की दिखाई देती है। तो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी में कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर पानी नहीं है तो वो लाल रंग की दिखाई देगी, और जैसे ही उसमें पानी मिल जाएगा तो वो मिट्टी किस रंग की दिखाई देगी? तो वो पीली रंग की दिखाई देगी। ये मिट्टी जो होते हैं वो खेती के लिए बहुत उपयुक्त नहीं माने जाते, लेकिन कभी कभी हम लोग ऊपर से अलग अलग उर्वरक डाल के, फर्टिलाइजर डाल के हम इन मिट्टियों को क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से इनमें कुछ तरह की फलियां हम उगा सकते हैं, जैसे हम लोग मूंगफली, मक्का, दाल, महुआ, जिसे हम लोग रागी के नाम से भी जानते हैं, इन सारी चीज़ों की खेती इसमें की जाती है। और कुछ फलों की भी खेती इस मिट्टी में की जाती है। चौथी जो हमारी मिट्टी है वो है लेटराइल मिट्टी। लेटराइल मिट्टी का निर्माण मुख्यतः उन्हीं जगहों पर होता है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ का तापमान क्या बहुत ज़्यादा होता है। अधिक वर्षा होने के कारण ऊपर की जो मिट्टी होती है वो सतह के अंदर चली जाती है और नीचे के कंकड़ पत्थर उठकर ऊपर की ओर चले आते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी सॉइल प्रोफाइल में पढ़ा था, जो एक अलग से हॉरिजन होता है जिसे हम लोगों ने हॉरिजन ई के नाम से जाना था, वो मिट्टी का निर्माण किसके कारण हुआ? तो अधिक वर्षा के कारण हुआ। इस प्रोसेस को हम लोग लीचिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। अगर प्रचुरता के लिहाज से देखा जाए तो इस मिट्टी में लोहा, पोटास तथा एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। वहीं कमी किस चीज़ की है? तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस की कमी इसलिए भी हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान होने के कारण हमारे मिट्टी में जितने भी जीवाणु होते हैं, चाहे जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो अधिक गर्मी के कारण मर जाते हैं, जिसके कारण इन मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ये मिट्टी जो होता है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता, लेकिन जब हम लोग ऊपर से इसमें उर्वरक का इस्तेमाल कर देते हैं तो ये मिट्टी जो होती है वो कुछ खेती के लायक हो जाती है। तो मुख्यतः हम लोग इसमें जो खेती करते हैं वो काजू की खेती, कॉफ़ी की खेती, इलायची की खेती तथा मसालों की खेती इन मिट्टियों में की जाती है। अगर हम लोग गौर से देखें तो हम लोग केरला में एक पहाड़ी है जिस पहाड़ का नाम है कार्डमन की पहाड़ी। वो पहाड़ी में फेमस किस लिए? तो वहाँ इलायची की खेती के लिए वो फेमस है, लेकिन वो छोटी वाली इलायची जो हम लोग चाय में इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर बड़ी इलायची जो गरम मसाला में होता है, वो उस इलायची की जो खेती होती है वो हमारे सिक्किम में होती है। इस मिट्टी का जो मुख्यतः हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ईंट बनाने के लिए करते हैं। तो इसी ईंट का निर्माण से इस मिट्टी का जो शब्द है वो लेटर लिया गया है। तो इस मिट्टी का मुख्यतः हम लोग इस्तेमाल कहाँ किए? तो ईंट बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मिट्टी है वो है पर्वतीय मिट्टी है, जिसे माउंटेन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है
माउंटेन, तो कहाँ पाया जाएगा? माउंटेन्स के एरिया में पाया जाएगा। तो हमारे भारत में माउंटेन कहाँ स्थित है? तो ऊपर नॉर्थ में स्टेट है जो हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय के रीजन में ये मिट्टियाँ पाई जाती है। लेकिन हिमालय की जो मिट्टियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, जिसके कारण इन एरियाज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा आपको वनस्पति देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे करके हम लोग पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं वैसे वैसे हम लोग को वनस्पति दिखना कम हो जाता है, लेकिन नीचे की तरफ हमें कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती है। लेकिन इन वनस्पतियों में ही क्या करते हैं हम लोग? अलग अलग चीज़ों की खेती करते हैं, क्योंकि नीचे की जो मिट्टी होती है वो कम सख्त होती है कंपेरिजन टू ऊपर की मिट्टी के लिहाज से। तो नीचे की जो मिट्टी होती है उस पर हम लोग मुख्यतः जो खेती करते हैं वो हम लोग सेब की खेती करते हैं, नाशपाती की खेती करते हैं। इसके अलावा हम लोग उस पर चाय की भी खेती कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ झाड़ियाँ और अल्पाइन ट्री भी इस रीजन में पाए जाते हैं। अगर स्टेट के लिहाज से पूछा जाए तो ये किस किस स्टेट्स में पाए जाते हैं? तो ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया, ये लद्दाख का एरिया, ये हमारा सिक्किम, और ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश के एरिया। इन्हीं स्टेट्स में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। छठी जो हमारी मिट्टी है वो है मरुस्थलीय मिट्टी, या जिसे एरिड सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण सारा पानी भाग बनकर ऊपर की ओर उठ जाता है और मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव जंतु भी मर जाते हैं, जिसके कारण इस मिट्टी में बिल्कुल भी उपजाऊता पाई नहीं जाती। और उपजाऊता और पानी दोनों की कमी हो जाने की वजह से इस मिट्टी में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों की खेती नहीं कर पाते, और ये खेती के लिहाज से बिल्कुल भी सही मिट्टी नहीं होती। इस मिट्टी के जो नीचे के जो सतह होते हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और धीरे धीरे कर जो वो कैल्शियम होता है वो कंकड़ का रूप ले लेता है। तो इस मिट्टी की जो निचली सतह होती है उसमें पत्थरों की मात्रा क्या होती है? बहुत अधिक होती है। जब हम लोग सिंचाई कर देते हैं तो वो कंकड़ जो होते हैं वो पानी को नीचे जाने से रोक देते हैं, इसलिए कभी कभी हम लोग इसमें सिंचाई करके भी क्या करते हैं? कुछ चीज़ों को उगाते हैं। जैसे इसमें हम लोग मूंगफली की खेती, बाजरा की खेती तथा ज्वार की भी खेती करते हैं। आजकल जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा ज्वार और बाजरा की खेती को क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है, क्योंकि ये जो खेती होती है ये मोटे अनाज के रूप में आते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या करें? सरकार बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, जिसके कारण अभी जो गुजरात का एरिया है, चाहे इन सब एरिया में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की खेती की डिमांड बढ़ गई है और मार्केट में भी इनका वैल्यू बहुत अच्छा मिल रहा है। तो अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे भारत में किसके क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये हो गया हमारा राजस्थान का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, और पंजाब और हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों तक ये मिट्टी क्या है? विकसित है, मतलब वहाँ तक पाई जाती है। अगली जो हमारी मिट्टी है वह लवणीय मिट्टी, ये इसी हम लोग सलाइन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी के कुछ और नाम भी है, जैसे इस मिट्टी को हम लोग रेह मिट्टी, कल्लर मिट्टी तथा ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आजकल यूपीएससी जो है वो सलाइन मिट्टी ना लेकर ऊसर मिट्टी के नाम शब्द का जो है वो बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। तो अगर यूपीएससी कर रहा है तो उसके नीचे के भी जो अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं वो उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है आने वाले समय में एसएससी, सीजीएल, रेलवे भी क्या करे? इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करे। इस मिट्टी में जो होता है वो बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है, और नमक की अधिकता होने के कारण ये मिट्टी जो है वो उतनी उपजाऊ नहीं होती। और इस मिट्टी का जो मुख्यतः हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो नमक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके पानी को जमा कर लिया जाता है और भाप बन के उड़ा दिया जाता है, और नमक जो है वो सतह पर जमा हो जाता है। बाद में उस नमक को हम लोग साफ करके उसी नमक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे गुजरात के रण में पाए जाते हैं। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा के आसपास भी, गुजरात वेस्ट बंगाल के एरिया में भी ये मिट्टी पाई जाती है। हमारे जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो बहुत ज़्यादा खेती करने के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा मिट्टी में क्या कर रहे हैं? उर्वरक को मिला रहे हैं, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी में भी दिन पर दिन करके नमक की मात्रा जो है वो बढ़ते जा रही है, और उनकी मिट्टी दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रही है, उनकी उपजाऊता क्षमता जो है वो कम होते जा रही है। इसके अलावा अगली जो हमारी लास्ट मिट्टी है वो है हमारी दलदलीय मिट्टी है, जिसे पिटी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में जो होता है वो सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाए जाता है। ये जो मिट्टी होती है वो मुख्यतः जो होती है वो डेल्टाओस पे पाई जाती है। डेल्टाओस पे क्यों पाई जाती है? डेल्टाओस पे इसलिए भी पाई जाती है क्योंकि मिट्टी जितना भी सारा जगह से जितना भी ह्यूमस कटोर के लाती है वो कहाँ जमा कर देती है? तो डेल्टास पे जमा कर देती है। इसके अलावा वैसे इलाके जहाँ हर साल बाढ़ आते हैं उन इलाकों में भी ये मिट्टी सॉइल पाए जाते हैं। जैसे हमारे बिहार का इलाका है, हमारे जो पूर्णिया और कटिहार का जो इलाका हो जाता है वो क्या है? बहुत ज़्यादा वहाँ पिटी सॉइल पाया जाता है, दलदलीय मिट्टी पाई जाती है। और दलदलीय मिट्टी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगर खेती के लिहाज से देखा जाए तो ये दलदलीय मिट्टी बहुत अच्छी होती है। ये अधिक वर्षा तथा नमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये थे हमारे मिट्टियों के आठों के आठों प्रकार को अब हम लोगों ने समझ लिया। एक क्वेश्चन और एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ जाए, चाहे मिट्टी में बहुत ज़्यादा बेस हो जाए, तो उसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? तो अगर हमारी मिट्टी में बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाए, मतलब एसिडिक हो जाए, तो उसके कम करने के लिए हम लोग चूने का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए या क्षारीय हो जाए तो उसके लिए हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आकर हमारा ये जो मिट्टी का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।